कि दोस्तों यहाँ पर आपकी नर्व सिस्टम है उसका इश्यूज है। हर बार जितने भी पेशेंट काउंसलिंग करते हैं तो उनसे मैं समझाता हूँ कि दोस्तों जैसे हमें बुखार आता है तो बॉडी हमारा है वो गर्म हो जाता है, सर्दी जुकाम होती है तो नाक से पानी निकलता है, खांसी वगैरह होता है तो मुंह से कफ आता है। ठीक है, तो उसी तरह स्पाइनल इंजरी तो उसके भी ऐसे ही लक्षण है कि यूरिन का लीक होना, बैक पेन होना, स्टूल पास ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना, यूरिन बार बार लीकेज होना, यूरिन न आना, ठीक है, बेड शोर हो जाना, तो ये भी स्पाइनल इंजरी के लक्षण है। तो जैसे ही दूसरी डिसीज में, दूसरे प्रॉब्लम्स में हम फेस करते हैं ये सारी चीज़ और उनकी दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये इंजरी में कोई दवाई असर नहीं करती है। ये इंजरी में कोई जो आपकी सर्जरी हुई है उसके बाद कोई और तरह की ट्रीटमेंट असर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट, फिजियोथेरापी एक्सरसाइज ये कि जिसके द्वारा आप ट्रीट हो जाओगे, आप सही हो जाओगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक मेहनत करनी पड़ेगी जब तक आपको रिकवरी नहीं है। देखिए ये बात मेरी सुनिए, यानी ऐसा कि नहीं कि आपको 2-4 दिन मेहनत किया, 1-2 महीना मेहनत किया, फिर मेरे को फोन कर सर ये एक्सरसाइज से हमको कोई फर्क, अरे भाई एक्सरसाइज से फर्क तब पड़ेगा ना कि जब आप मेहनत करोगे। टाइम लगता है, सब्र। मैंने अपना ब्रीचिंग का लास्ट अभी मेरे को 4 साल लगे ब्रीचिंग का रिकवरी लेने, तो आप समझ सकते हो इंजरी हर एक की अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, तो हर एक अपने टाइप की इंजरी के हिसाब से रिकवरी लेते हैं। अब इसके लिए ये जरूरी नहीं कि किसका क्या लेवल है, ये जरूरी नहीं किसका कितना स्पाइनल को डैमेज हुआ है, ये जरूरी नहीं कि किसको कितना पहले इंजरी हुआ था, किसको लेट हुआ। मेन जरूरी है कि आपका रिकवरी आया। अब किसका आया किसका नहीं आया वो चीजों में आप मत पड़िए। तो अभी ये दूसरों की रिकवरी के बारे में आप डिस्कस करना छोड़िए, उससे मोटिवेशन लीजिए कि अगर ये रिकवरी ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता हूँ। तो ये शुरू की थोड़ी बातें थी मेरी कि जो मुझे आपको कहनी थी यार, तो मैंने कहा। अब जो ग्रुप के अंदर मेन जो टॉपिक अभी पिछले 1 वीक से डिस्कस हो रहा है कि स्टूल पास। ठीक है, कि सर मुझे स्टूल पास नहीं हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मुझे बहुत दिन हो जाते हैं तब होता है, कुछ लोग कहते हैं मुझे बहुत दर्द के साथ स्टूल पास होता है, कुछ लोग कहते हैं मुझे बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज है। तो ये सब क्यों होता है दोस्तों? तो किसी ने इसके ऊपर ज्यादा सोचा नहीं है, बस प्रॉब्लम्स के ऊपर सोचा, लेकिन ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए नहीं सोचा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार, आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही आज का महत्वपूर्ण वीडियो जो कि हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर ये एक क्वेश्चन है जिसके रिलेटेड बहुत सारी चर्चाएं अभी हो रही है। बहुत कस्मोकस भरी परिस्थिति में हमारे स्पाइनल कोड इंजर्ड बाय बैन है। जो ये मेन टॉपिक जैसे कि आज आपका यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टूल पास। ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये स्पाइनल कोड इंजर्ड भाइयों बहनों में एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। मैं नॉर्मल इसीलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पर आपकी नर्व सिस्टम है उसका इश्यूज है। ठीक है, मैं कई बार आपको बोलता हूँ, कई बार नहीं, हर बार जितने भी पेशेंट काउंसलिंग करते हैं तो उनसे मैं समझाता हूँ कि दोस्तों जैसे हमें बुखार आता है तो बॉडी हमारा है वो गर्म हो जाता है, सर्दी जुकाम होती है तो नाक से पानी निकलता है, खांसी वगैरह होता है तो मुंह से कफ आता है। ठीक है, तो उसी तरह स्पाइनल इंजरी तो उसके भी ऐसे ही लक्षण है कि यूरिन का लीक होना, बैक पेन होना, स्टूल पास ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना, यूरिन बार बार लीकेज होना, यूरिन न आना, ठीक है, बेड शोर हो जाना, तो ये भी स्पाइनल इंजरी के लक्षण है। तो जैसे ही दूसरी डिसीज में, दूसरे प्रॉब्लम्स में हम फेस करते हैं ये सारी चीज़ और उनकी दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये इंजरी में कोई दवाई असर नहीं करती है। ये इंजरी में कोई जो आपकी सर्जरी हुई है उसके बाद कोई और तरह की ट्रीटमेंट असर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट, फिजियोथेरापी एक्सरसाइज ये
कि जिसके द्वारा आप ट्रीट हो जाओगे, आप सही हो जाओगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक मेहनत करनी पड़ेगी जब तक आपको रिकवरी नहीं है। देखिए ये बात मेरी सुनिए कि तब तक रिकवरी नहीं आएगी आपको जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, और आपको मेहनत भी तब तक करनी पड़ेगी जब तक आपको रिकवरी नहीं आती। यानी ऐसा कि नहीं कि आपको 2-4 दिन मेहनत किया, 1-2 महीना मेहनत किया, फिर मेरे को फ़ोन कर सर ये एक्सरसाइज से हमको कोई फ़र्क, अरे भाई एक्सरसाइज से फ़र्क तब पड़ेगा ना कि जब आप मेहनत करोगे। टाइम लगता है, सब्र। मैंने अपना ब्रीचिंग का लास्ट अभी मेरे को 4 साल लगे ब्रीचिंग का रिकवरी लेने में, तो आप समझ सकते हो इंजरी हर एक की अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। तो हर एक अपने टाइप की इंजरी के हिसाब से रिकवरी लेते हैं। अब इसके लिए ये जरूरी नहीं कि किसका क्या लेवल है, ये जरूरी नहीं कि किसका कितना स्पाइनल कोड डैमेज हुआ है, ये जरूरी नहीं कि किसको कितना पहले इंजरी हुआ था, किसको लेट हुआ। मेन जरूरी है कि आपका रिकवरी आया। अब किसका आया किसका नहीं आया वो चीज़ों में आप मत पड़िए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अभी बहुत सारी इसके टॉपिक के ऊपर बहस हो रही है। बार बार लोग कोई भी अपना रिकवरी का वीडियो डालते हैं तो तुरंत ही ग्रुप में अंदर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, क्या लेवल है, कब इंजरी हुआ था, फिर दूसरा उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन करता है, फिर कॉर्लिंग होता है। तो अभी ये दूसरों की रिकवरी के बारे में आप डिस्कस करना छोड़िए, उससे मोटिवेशन लीजिए कि अगर ये रिकवरी ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता हूँ। बस ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंस है। अब उसका क्या लेवल है, उसको कब हुई थी, वो कहाँ का रहने वाला है, उसके साथ भगवान ने अच्छा कर दिया, मेरे साथ ये सब क्वेश्चन में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ये शुरू की थोड़ी बातें थी मेरी कि जो मुझे आपको कहनी थी आज, तो मैंने कहा। अब जो ग्रुप के अंदर मेन जो टॉपिक अभी पिछले 1 वीक से डिस्कस हो रहा है कि स्टूल पास, ठीक है, कि सर मुझे स्टूल पास नहीं हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मुझे बहुत दिन हो जाते हैं तब होता है, कुछ लोग कहते हैं मुझे बहुत दर्द के साथ स्टूल पास होता है, कुछ लोग कहते हैं मुझे बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज है। तो ये सब क्यों होता है दोस्तों? तो किसी ने इसके ऊपर ज़्यादा सोचा नहीं है, बस प्रॉब्लम्स के ऊपर सोचा, लेकिन ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए नहीं सोचा। मैंने पहले भी स्टूल पास से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी आज मेरे को उसीलिए डालना पड़ रहा है कि काफ़ी दोस्त ऐसे हैं कि जिनका अभी फिर भी फंडामेंटल नॉलेज क्लियर नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी फ्रेंड है कि जो वीडियो मेरे ध्यान से सुनते ही नहीं, आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सब मैं भी सह कर बैठा हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ कि टिल डेट मुझे भी स्टूल पास से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। मेरे को भी डेली स्टूल पास नहीं होता है, मेरे को भी हर 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं, तब जाकर स्टूल पास होता है। क्योंकि ये स्पाइनल इंजरी भाई, आपको इसको फेस करना पड़ेगा, ये लाइफ में जीना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहोगे कि मेरे को रातों रात स्टूल के ऊपर कंट्रोल आ जाए, मेरे को रातों रात स्टूल नॉर्मल हो जाए, तो ये नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला इतना जल्दी। मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैं बोला ना, मैं खुद फेस कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि आपको नॉर्मल आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अब लेट आता है, दर्द के साथ आता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, वो तो सब इसीलिए होता है कि आपका डाइट प्रॉपर नहीं है। दूसरी बात कि स्पाइनल इंजरी में एक्सरसाइज भी हम बहुत करते हैं, तो ये इंजरी में एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारा डाइट इतना हार्ड ये हो जाता है कि जिस वजह से टोटली हमारा फूड कंज्यूम हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन्स में, कि इसी वजह से भी स्टूल हार्ड आता है। समझ गए आप? जैसे जो लोग मिलिट्री में से जुड़े हुए हैं हमारे ग्रुप से, उनको पता होगा कि वो सुबह से लेकर लेट नाइट तक वो लोग पूरा दिन दौड़ना, राइफल ड्रिल, मार्च पास, दूसरी ट्रेनिंग, ये सब चलता रहता है। तो इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है कि उनका यूरिन भी रेडिश टाइप हो जाता है और उनको स्टूल भी हार्ड ही आता है, ठीक है। मैं भी एनसीसी किया हुआ हूँ 5 साल, तो मुझे भी पता है कि जब मैं कैंप में जाता था, जब मैं एनसीसी किए होता था, तो उस वक्त क्या होता था कि बॉडी के से इतना पसीना निकलता था और जो भी खाना खाते थे वो पूरा खाना पच जाता था, कंज्यूम बॉडी कर लेता था। हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर
जो जठर होती है, आंतें होती है, उसके अंदर वो पूरा खाना कंज्यूम हो जाता है, खाना पच जाता है आपका। तो उस वजह से उसके अंदर का जो पानी का पोर्शन होता है, ठीक है, लिक्विड पोर्शन होता है, वो पूरा पसीने के थ्रू आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं उसमें से निकल जाता है। तो उस वजह से आपको यूरिन भी कम आता है और आपका स्टूल भी हार्ड हो जाता है। तो एक ये भी रीजन है कि हमारा स्टूल हार्ड क्यों आता है। दूसरा, स्पाइनल इंजरी में हमारा नर्व सिस्टम है वो भी डैमेज हुआ है, वेदर इट इज पार्शियल हुआ है, फुल हुआ है, वो अलग चीज है। लेकिन नर्व सिस्टम के साथ ड्यूरिंग एक्सीडेंट, छत से गिरने से, पेड़ से गिरने से, कोई और वजह से जो स्पाइनल इंजरी हुई है, वेदर इट इज कोई भी ट्यूमर हुआ है, पानी भर गया है स्पाइन में, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जिस वजह से स्पाइनल इंजरी होती है। लेकिन वो सारे प्रॉब्लम्स की वजह से जब आपके स्पाइनल कोड के ऊपर दबाव आता है, डैमेज होता है, तो वो प्रॉब्लम की वजह से आपका जो रूटीन है स्टूल पास का, वो साइकिल डिस्टर्ब होती है और उस वजह से आपका जो पूरा खाने पचाने की क्षमता है, ठीक है, वो प्रॉपर वे में नहीं होती है। तो उस वजह से आपका स्टूल आपके इंटरस्टाइल के बाद एनल से बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि वो आपकी एनल कॉन्ट्रैक्ट करके उसको पुश करके बाहर नहीं, जो मैंने आपको कीगल एक्सरसाइज बताया था कि आपके जिनेटल पार्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और पुश करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। तो वो उसीलिए है एक्सरसाइजेस। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि ब्लैडर बोवेल कंट्रोल के लिए जो आप कीगल एक्सरसाइजेस करना है, कोई भी कंडीशन हो, सोते वक्त, बैठते हुए, नहाते धोते वक्त, कहीं भी जाओ, मूवी देख रहे हो, घूमने जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, घर, सब जगह कीगल तो आप बैठे हुए, लेटे हुए कर सकते हो। कंटिन्यूअस कीगल करना है, वेदर इट इज कोई भी पोजीशन हो, आप कीगल तो कोई भी पोजीशन में कर सकते हो। एकदम सिंपल एक्सरसाइज है, आपके मसल्स को आइडेंटिफाई करना है, बस ये समझकर सोचकर ही ये करना है एक्सरसाइज, और उसमें आपको रिकवरी धीरे धीरे आता ही है, टाइम लगता है। तो वो वजह से जो आपका स्पाइनल कोड का इश्यूज है, वो वजह से भी आपका स्टूल हार्ड होता है और वो स्टूल पूरा जमा होता जाता है, वो आपके मसल्स में वो पावर नहीं होता, उस वजह से उस स्टूल को पुश करके बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो क्या होता है कि जब पूरा स्टूल से आपके इंटरस्टाइल्स भर जाते हैं, तो उसको फिर ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपके बॉवेल के ऊपर प्रेशर आता है, तो जो भी थोड़ा बहुत स्टूल होगा कि जो अब अंदर हार्ड हो चुका है, तो उसको बाहर तो आना ही पड़ेगा, तो वो ज़बरदस्ती से बाहर आता है। तो ये प्रोसीजर है कि इस वजह से आपको आता है, लेकिन कितना आता है, सर्टेन क्वांटिटी में, लेकिन जितना भी आता है उतना एक्सेप्ट करो। लेकिन जब वो आता है, जब वो बाहर निकलता है, तो उसको फील करो आप, ठीक है। जब आप फील करोगे कि मेरे जो एनल के मसल से इंटरस्टाइल्स के अंदर भी आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, तो उस वक्त आप ऐसा क्या कर सकते हो कि वो जो सर्टेन क्वांटिटी में निकल रहा है उसको ज़्यादा क्वांटिटी में निकाल, हाँ, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, नहीं तो दूसरे इश्यूज हो सकते हैं, इवन कि ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो आपको इतना भी पुश नहीं करना है स्टूल निकालने के लिए, क्योंकि उस वक्त मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम होता है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो स्टूल पास की प्रोसीजर होती है हमारे बॉडी में, उसके अंदर वो प्रोसीजर में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। तो आपको उस वक्त आप अपने टोटली मूवमेंट के ऊपर, स्टूल निकल रहा है वो मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल करना है, और वो कंट्रोल के साथ आपको स्टूल पास करना है, ठीक है। तो एक ये चीज़ थी कि आपकी नर्व सिस्टम डैमेज होती है, उस वजह से भी स्टूल हार्ड आता है आपको। अब ये दोनों कंडीशन में अब आपको करना क्या है, तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो। पहली चीज़ तो मैंने बताई कि एक्सरसाइज करना है, ठीक है, कि जो मैंने बताई हुई सारी कीगल एक्सरसाइज और ब्लैडर बोवेल कंट्रोल मसल्स की जो एक्सरसाइज भी मैंने बताई हुई, वो एक्सरसाइज से आपको अपने ये मसल से उसको आइडेंटिफाई करना है। और दूसरी
कि आपको अपना डाइट है, जो मैंने डाइट का वीडियो बनाया, मैं बार बार सबको वीडियो शेयर करता हूँ कि आप अपना खाना पीना प्रॉपर रखो। अगर खाना पीना प्रॉपर होगा तो भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लो। मैंने बोला है कि आप डाइट में, मैंने ऑलरेडी वीडियो में, ऐसा होगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी वापस, कि जो डाइट का वीडियो है कि जिसके अंदर आपको सबसे पहले तो वाटर में, अभी गर्मी की सीजन है तो आपको लेमन जूस, नींबू का पानी ज़्यादा पीना है। ठीक है, जितना नींबू का पानी पियोगे तो आपके ब्लेडर के मसल्स के अंदर भी स्टोन, मैंने अभी जो यूरिन का मैं वीडियो डाला था कैथेटर ब्लॉकेजेस और उसका, तो उसके अंदर बोला था कि आप लेमन जूस पियो। लेमन जूस की वजह से आपके ब्लेडर के अंदर जो स्टोन पार्टिकल्स होंगे जो भी, वो कम हो जाएंगे, ख़त्म ही हो जाएंगे। ठीक है, तो लेमन जूस पियो, और लेमन जूस के साथ साथ उसके अंदर नमक की जगह पे काला नमक डालो। ठीक है, तो उसके वजह से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं होंगे। ठीक है, देखिए ये वीडियो के अंदर मैं कोई फ़ोटो इमेजेस या ये ज़्यादा नहीं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि फ़ोटो इमेजेस देखकर लोग सुनते नहीं हैं। ठीक है, तो अब सुनना सीखो आप, क्योंकि एडिटिंग की वजह से सब भी भाई बहन क्या करते हैं, वीडियो में के अंदर एडिटिंग, विजुअलाइजेशन देख लिया, बात ख़त्म। ठीक है, कि ये बोला है, लेकिन सुनते नहीं है कि सर समझाना क्या चाहते। तो ये वीडियो आज विदाउट एडिटिंग की मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा कि सुनना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो लोग देख नहीं सकते वो सुन के कितनी इम्प्रूवमेंट करते हैं वो आपको नहीं पता है, वो अब पता चलेगा आपको। ठीक है, तो आपको एक तो लेमन जूस पियो, दूसरा है बटर मिल्क। बटर मिल्क भी आपको खाना डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखना, ये मैं आज आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ, और ये भी कोई वीडियो एडिटिंग किए बगैर, तो वो ध्यान से सुनिएगा। तो दूसरा है बटर मिल्क। आप जितना छाछ, हमारे गुजराती में छाछ बोलते हैं, तो जितना बटर मिल्क हर खाने के बाद पियोगे तो बहुत अच्छी होगी। एक ग्लास 100-150 ग्राम 200 ग्राम तक भर के आपको छाछ पीनी है, तो वो भी आपको खाना डाइजेस्ट करने के लिए जस्ट वन टाइप ऑफ फाइबर। ठीक है, तीसरी चीज़ है, आप खाने के अंदर पपीता आता है तो वो पपीता खाओ। पपीता सीज़न के हिसाब से मिलता है। उसी तरीके के पपीता के साथ साथ ही आप जो भाजी आती है, ठीक है, मेथी की भाजी आती है, पालक की भाजी थी, ये मैंने सारा डाइट का जो वीडियो उसके अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, उसके भजिए बना के खाओ, उसको फ्राई करके खाओ। ठीक है, जितना खाओगे उतना आपका डाइट प्रॉपर आएगा। आपका स्टूल जो हार्ड आता है ना वो लूज आएगा, और लूज आता है तो आपको कोई भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, एनल के आसपास ब्लीडिंग के इश्यूज भी नहीं आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं स्टूल के अंदर वाइटिस टाइप पार्ट निकलते हैं, कुछ भी ऐसे इश्यूज नहीं होंगे। बिल्कुल कांच जैसा आपका इंटेस्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके बॉडी के ऑर्गन भी नीट एंड क्लीन रहेंगे जितना फाइबर खाएंगे। एक और चीज़, जो आप गेहूं की रोटी खाते हैं उसकी जगह पे आप भाकरी आती है, आधा पीसा हुआ गेहूं। ठीक है, तो वो खाओ, इट इज़ ऑल्सो गुड फाइबर। ठीक है, तो वो भी आपकी इंटेस्टाइल को क्लीन करती है, तो वो भी खाओगे, अपने डाइट में लोगे तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका डाइट जैसे जैसे मेंटेन करोगे तो खाने के अंदर, तो उससे क्या होगा कि वो डायरेक्ट ही आपका स्टूल के ऊपर इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो इनपुट करोगे वो आउटपुट में आएगा ना, समझ गए। तो जैसा आप मुंह से डालोगे वही आपके इंटेस्टाइल से बाहर आएगा। और सबसे अहम चीज़, ये चीज़ आप अभी तक नहीं समझे हैं। कुछ लोगों को बहुत ऐसी बुरी आदत होती है कि मूवी देखते देखते खाते हैं, मोबाइल देखते देखते बातें करते खाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत खाना अच्छा है तो फटाफट खा लेते हैं, तो ये कभी नहीं करना है। जब भी खाना खाए, जितना भी खाना बनाया है, तो पहले वो खाने के अंदर आपकी रुचि होनी चाहिए। मैंने एक स्पाइनल इंजरी में परिवार के साथ खुश रहते हैं, उसके अंदर वीडियो के अंदर ये चीज़ बोली थी कि अगर हमको खाना भी मिल रहा है ना, तो वो भी, उसके लिए भी हमें ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। जो हमारे बना रहे हैं हमारे लिए, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहिए। जब आपके अंदर ये ग्रेटिट्यूड फीलिंग आएगी ना, तो आपको खाने के अंदर तब रुचि आएगी, भले ही जैसा खाना बनाओ, कुछ भी बनाओ। खाना के अंदर रुचि आएगी ना, तो आपके मुंह के अंदर पानी आएगा, जिसको बोलते हैं सलाइवा।
ये जो सलाइवा है, जो मुंह में पानी आता है कोई भी खाने, अरे यार आज तो बढ़िया खाना बना है, तो जो उस वक्त जो हमारी नर्व सिस्टम वर्क करती है, ठीक है, हमारी नर्व सिस्टम नीचे से इनएक्टिव हो रही है या हो चुकी है, लेकिन ऊपर से तो है। सिर्फ पैरों के अंदर जान नहीं है, दूसरे ऑर्गन में जान नहीं है, लेकिन ऊपर आंखें तो देखना काम करती है, इट इज ऑल्सो सेंस। नाक सूंघना काम करती है, इट इज ऑल्सो सेंस। कान सुनना काम करते हैं, वो भी सेंस है। जीभ मुंह से टेस्ट लेना काम करती है, वो भी सेंस है। बोलना है, सब वो भी सारी सेंस ही है ना। तो आप नाक से खाने की खुशबू ले रहे हो, तो वो खुशबू से आपके ब्रेन में वो मैसेज पास होता है कि बहुत अच्छा खाना बना है। उसी तरीके से अब खाना जब आपके पास आता है, आपके नज़दीक प्लेट में, तो उसको विजुअलाइज देखते हो, तो खाने का जो रूप है, उसका स्ट्रक्चर है कि कितनी अच्छी सब्जी बनी है, कितने अच्छे राइस बने, कितनी अच्छी चपाती बनी है, ठीक है। तो ये खाने की खुशबू, खाने का आकार, दिखावट, ये देखकर आपके मुंह में जो पानी आता है ना, वो पानी आपके खाने को पचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये चीज आप ध्यान से सुनना कि ये सलाइवा है, ये जो मुंह से पानी निकलता है, तो वो आपका खाना पचाएगा और वो भी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज कि ऐसा नहीं कि अब पानी आ गया मुंह में, बहुत अच्छा खाना है, धड़ाधड़ खा लेना है, वो नहीं। आप कोई भी खाना एक निवाला कम से कम आप 10 बार, 20 बार, 30 बार, जब तक कि उसके वो निवाले में पानी वापिस ना आए। हर एक निवाला चबाते हुए वो निवाले के अंदर आपका सलाइवा ऐड होना चाहिए, आपका मुंह से पानी ऐड होना चाहिए। उसके बाद ही उसको निवाले को निगलना है, उसके बाद दूसरा निवाला लेना है, पूरा निवाले को अच्छे तरीके से चबा के क्रश करना है। जब आप ऐसा खाना खाओगे ना, तो ही वो खाना आपके बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा। हमारे पढ़ने में भी आता था कि अच्छा तरीके से चबाया हुआ खाना का एनर्जी में कन्वर्जेशन होता है, और ठीक से चबाया न हुआ खाना का कोलेस्ट्रॉल में, चर्बी में ट्रांसफ़र होता है। तो उसी से फिर क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा पेट बढ़ गया, हमारे बॉडी के अंदर चर्बी बहुत हो गई है, ठीक है, ये सब होता है। हमारी बॉडी मस्कुलर नहीं होती कि जिस वजह से हम हमारा वेट उठा सके, दूसरी एक्सरसाइज कर सके, क्योंकि स्पाइनल इंजरी में हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। आप में ताकत ही नहीं होगी तो आप एनर्जी से एक्सरसाइज कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो आप सभी भाइयों बहनों से मेरी यही गुजारिश है कि आज के वीडियो में मैंने जितना भी समझाया है, 2 हाथ जोड़ के विनती है कि उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। आपको ज़रूर फ़र्क होगा और स्टूल पास आपको आएगा। हाँ, थोड़ा सहना पड़ेगा, अभी आपको 2-3 दिन के शेड्यूल में ही चलना पड़ेगा जब तक 100% रिकवरी नहीं आता, लेकिन उसको एक्सेप्ट करो, प्रॉब्लम को फेस करो और रिकवरी के ऊपर फोकस करो। प्रॉब्लम को फेस करके एक्सरसाइज करो, जितना आप एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करोगे, रिकवरी उतना जल्दी आएगा, ठीक है। तो मुझे और कुछ नहीं करना है। आज का वीडियो जो मैंने बताया है, उसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, और जो यूट्यूब हमारा बनाया है चैनल, उसमें भी क्वेश्चन इधर कमेंट में कर सकते हो। और अपने फिजियोथेरापिस्ट की भी एडवाइस लेना, उसके बगैर कोई भी चीज़ मत करना, ये मैं पहले बोल रहा हूँ, वो तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला हुआ है, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों मैं फिर से एक ही चीज़ आप सबको रिकमेंड 2 हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया है, जो हमारा यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइनल भाइयों बहनों तक पहुँचाओ। इसके अंदर हमने अभी तक कम से कम 600 के करीब वीडियो होने आए हैं दोस्तों, ये मैं आप लोगों के लिए ही डाल रहा हूँ। तो आप इसकी अहमियत समझो, वीडियोस देखो, सुनो, समझो और एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज से रिकवरी आता ही है। अब तक 27 लोगों की रिकवरी आ चुकी है, और आज सुबह में अभी एक और 28 वह पेशेंट है, ठीक है, पंजाब से, उसका भी कैथेटर निकल चुका है, उसने भी मेरे को कॉल किया अभी। तो आप एक्सरसाइज करोगे तो रिकवरी आएगा,
ठीक है। तो मैं बोलूँगा आपको कि आप ये यूट्यूब चैनल में जो कम्युनिटी पार्ट है वो भी देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने सारे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड बहुत सारे पेशेंट हमको क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अपने एमआरआई रिपोर्ट शेयर करते हैं, उनकी इंजरी लेवल क्या है, क्या इंजरी प्रॉब्लम कैसे हुआ था, ये वो हम उनके आंसर्स देते हैं, ठीक है। तो वो कम्युनिटी आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कितने पेशेंट के साथ काउंसलिंग होता है। तो आप ये कम्युनिटी पार्ट को भी देखें और उसको लाइक शेयर करें। और दूसरा हमारा जो गूगल के ऊपर पेज है दोस्तों, तो गूगल के ऊपर जो पेज है वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर भी अभी 250 से ऊपर रिव्यूज़ आ चुके हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ दिलाने की कोशिश करिए आप। जितने रिव्यूज़ आएंगे उतने दूसरे भाइयों बहनों को मोटिवेशन मिलेगा, और रिव्यूज़ पढ़कर दूसरे भाइयों बहनों को भी एक सिंपैथी, एक उम्मीद लगेगी कि वाकई में एक्सरसाइज से रिकवरी आता है, ठीक है। तो वो दूसरी जगह अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे और उससे भी ज़्यादा टाइम और उससे भी ज़्यादा उम्मीद नहीं खोएंगे, ठीक है। तो गूगल पेज के ऊपर रिव्यूज़ दिलवाइए, ओके। रिव्यूज़ से ही दूसरे पेशेंटों को मैसेज जाता है, ठीक है। और गूगल के ऊपर जब वो सर्च करते हैं स्पाइनल इंजरी, तो उनको तुरंत ही पता चल जाता है कि ऐसा कोई पेज चल रहा है, ऐसी यूट्यूब चैनल चल रही है कि जहाँ पे हमको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और लास्ट में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी मैं शुरू में ही बात की थी कि व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें अभी 350 के करीब हमारे भाइयों बहनें हैं स्पाइनल कोड इंजर्ड, ठीक है। ये सिर्फ स्पाइनल कोड इंजर्ड भाइयों बहनों के लिए ही है, और कोई भाई बहन और कोई डॉक्टर उसमें नहीं है, ठीक है। क्यों कि अननेसेसरी चैटिंग ना हो। और ग्रुप के अंदर उन्हीं लोगों को रखते हैं हम कि जो सुबह 8 से रात को 10 बजे प्रॉपर वे में सर्टेन क्वांटिटी में ही कम्युनिकेशन करते हैं। अननेसेसरी कमेंट्स देने वाले लोगों को हम निकाल देते हैं कि जिस वजह से ग्रुप का माहौल ख़राब ना हो, और जो सही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं सच्ची लगन के साथ, उन लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, और उनका मैसेज पढ़ना और मैसेज से रिलेटेड अननेसेसरी बातों से उनका माइंड डाइवर्ट ना हो। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट फिर मुझे पर्सन में चैट करके पूछते कि क्या सर ये लेवल वालों को इंजरी नहीं आता है, क्या सर भगवान इनके साथ ऐसा किया तो मेरे साथ वाकई में इसीलिए ऐसा हुआ, क्या सर ये ब्लेडर का प्रॉब्लम है उसको ऐसा हुआ था तो क्या मेरे को भी यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे नेगेटिव मैसेज मत डालिए, ओनली पॉजिटिव बातों के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप सबसे 2 हाथ जोड़ के विनती है कि व्हाट्सएप ग्रुप के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें। और तो मैं क्या कहूँगा दोस्तों, बस लास्ट में मेरा एक ही मैसेज है कि चुस्त रहिए, मस्त रहिए, एक्सरसाइज करते ही रहिए। बस एक्सरसाइज के अंदर ही भरोसा रखिए, उससे ही रिकवरी आएगा आएगा और आएगा। आपको रिकवर होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। जब हम रिकवर हो सकते हैं, हमारे जैसे 27-28 भाई अब तक रिकवर हो चुके हैं, तो आप क्यों नहीं होंगे, ठीक है। तो वही भरोसे के साथ मैं आपको लास्ट में एक और बात कहूँगा कि हौसला कभी मत हारिएगा। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।